दोस्तों, मैं डॉक्टर अमोल मौर्य स्वागत करता हूं आपका रियल एस्टेट गेम चेंजर की सीरीज में। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम हर बार भारत के अलग अलग स्टेट से, अलग अलग सिटी से कुछ बेहतरीन बिल्डर्स को रिसर्च करके, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप तक रियल एस्टेट इंडस्ट्री का प्रैक्टिकल नॉलेज पहुंचा सके। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर एंड रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर। आपको ये बताना चाहता हूँ, आज की स्टोरी बहुत स्पेशल है। हाँ दोस्तों, आज की स्टोरी बिलोंग करती है हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात के सबसे बड़ी सिटी अहमदाबाद के एक ऐसे ग्रुप से जिनका नाम है सोहन ग्रुप ऑफ कंपनी। 1986, यहाँ से 35 साल पहले इन्होंने अपना वर्क शुरू किया और इस ग्रुप की शुरुआत 1986 में की थी फाउंडर एंड डायरेक्टर जो आज सीएमडी है नरेंद्र कुमार जी पटेल ने, जो इनके फादर है। तो आज आपको हम मिलाने वाले हैं इस ग्रुप के यंग मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर दक्ष पटेल जी से। दक्ष पटेल जी, स्वागत है आपका रियल एस्टेट गेम चेंजर सीरीज में। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ, 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स, अच्छे क्वालिटी के ऐसे प्रोजेक्ट्स अगर आप इनके वेबसाइट पे जाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितना यूनिक डिजाइन है। इसी वजह से देवप्रीत नाम के इनके प्रोजेक्ट को बेस्ट डिजाइन अवार्ड मिला है 2005 में। सोचिए 2005 में। तो बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें इस ग्रुप से रिलेटेड, इनकी वर्किंग से रिलेटेड आज आपको पता चलने वाली है। तो स्टे ट्यून्ड, एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आप बहुत सारी रियल एस्टेट की प्रैक्टिकल चीजों को सीख सके। और जो हमारा लक्ष्य है, मिशन है कि आने वाले 10 साल में कम से कम 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर्स को ट्रांसपेरेंट एथिकल तरीके से सिस्टम के साथ ट्रेन किया जाए इस रियल एस्टेट गेम चेंजर ट्रेनिंग सिस्टम के द्वारा। और एक एंटरप्रेन्योर अगर 40 से 50 लोगों को भी जॉब दे पाता है तो भारत में 10 साल में रियल एस्टेट में कम से कम 40 से 50 लाख नए जॉब क्रिएट होंगे। तो आज तक आपने हमारा साथ दिया, हमारी वीडियोस को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल दक्ष पटेल जी आपके साथ, एज अ यंग रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर, एज अ डायरेक्टर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपका स्कूलिंग, आपका कॉलेज लाइफ के सारा और रियल एस्टेट में एंट्री कैसे हुई? क्या आप मन से आए, क्या आपको ढकेल दिया गया फैमिली बिजनेस में? हमें बताइए ताकि इस इंटरव्यू को और मजेदार बनाते। जी, सबसे पहले कहना चाहूंगा कि मेरा बर्थ 97 में हुआ, तो ओके, अभी मैं 25 रनिंग हूँ। ओके, और पहले से मेरा इंटरेस्ट मैथ्स और आर्ट की फील्ड में रहा है। ये ओके। फिर मैंने यूएस में ग्रेजुएशन किया था, अपना बैचलर्स इन अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके, तो 4 साल वहाँ पे मैंने पढ़ा है। उसके बाद वो मेरा पैशन रहा था उस टाइम पे। पर फिर काफी थिंकिंग के बाद, कॉन्टेम्पलेशन के बाद मैंने सोचा कि अभी अ, मेरा इंटरेस्ट थोड़ा अभी रियल एस्टेट की तरफ चला गया कि मेरा भाई काफी साल से अहमदाबाद यूएस में, उनका रियल एस्टेट में काफी जुड़ाव रहा है। वो काफी अच्छा, प्रोजेक्ट्स भी संभालते हैं, मैनेजमेंट करते हैं वहाँ पे। तो उस ओके, वजह से मैंने सोचा कि अभी आई हैव टू गिव दिस अ ट्राई। तो पापा के कहने पर और मेरे अंकल के कहने पर मैं जो भी ये बिजनेस में जुड़े हुए हैं काफी सालों से, मैं ओके। वापस अहमदाबाद आया। तो मैंने 1 साल तक ट्रेनिंग किया। अभी भी मैं आई वुड से आई एम अ डायरेक्टर इन ट्रेनिंग। एंड तो मैं अपनी जितनी भी एक्सपीरियंस ये छोटे टाइम में हुआ है, मैं आपके साथ शेयर करने के लिए काफी उत्साहित हूँ। बिल्कुल। और दूसरा देखिए, मैं दक्ष जी आपको ये बताना चाहूंगा, मेरी ऑडियंस को बताना चाहूंगा, भले आपने ज्वाइन 1 डेढ़ साल पहले किया लेकिन आपके खून में वो बिजनेस है। आपने बचपन से इस बिजनेस को, फादर को संभालते हुए देखा है। तो बहुत सारी चीजें आपको वो पता होती है। और आपके जैसे यंग एंटरप्रेन्योर से जब आज की यंग ऑडियंस ये सब चीजों को सीखती है, समझती है, उनके अंदर एक इंस्पिरेशन आता है कि जब हम हैंडल करेंगे फैमिली बिजनेस, अगर वो फैमिली बिजनेस में रियल एस्टेट से बिलोंग करते हैं तो, नहीं तो अगर उनके फादर किसी और बिजनेस में भी हो, किसी ग्रुप ऑफ कंपनी को चला रहे हो और अगर वो रियल एस्टेट बिजनेस को संभालना चाहते हो तो भी ये वीडियो उनके लिए बहुत कुछ सीखने लायक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। सेकंड सवाल, हम तो जानते हैं दक्ष जी आपके ग्रुप के बारे में, सोहम ग्रुप, जो हमने वेबसाइट पे देखा, थोड़ी रिसर्च की, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि जी, क्या प्रोजेक्ट्स आपने किए, आगे का क्या प्लान है, थोड़ा बताइए। जो अहमदाबाद के, स्पेशली गुजरात के लोग देख रहे हैं, वैसे तो पूरे भारतवर्ष में और 22 से ज्यादा देशों से ये वीडियोस देखे जाते हैं, लेकिन फिर भी अहमदाबाद के लोगों को, गुजरात के लोगों को बताइए कि आगे क्या प्रोजेक्ट प्लान है, अभी क्या चल रहा है। स्टार्ट करने के लिए मैं बताऊंगा कि जैसा आप मोस्टली सब जानते ही होंगे कि जो मोटेरा स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अभी जो राइट, वर्ल्ड का बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम गिना जाता है, राइट। उधर से हमारी शुरुआत हुई थी। तो मोटेरा एरिया में हमने लगभग 30 जितने प्रोजेक्ट उस टाइम से चालू किए हैं, 2001 से चालू। इसके अच्छा, पहले हमने मणिनगर, एक विस्तार है अहमदाबाद में, वहां पे चालू किया था। अच्छा, मोटेरा में हमारे काफी प्रोजेक्ट्स है, 30। तो उसके बगल में चांदखेड़ा करके एक एरिया है, वहां पे भी हमने चांदखेड़ा, फिर कोटेश्वर, वहां पे भी हमने काफी प्रोजेक्ट्स किए और आज भी हमारे 2 या 3 प्रोजेक्ट्स वहां पे चालू ही रहते हैं। ओके, कि अभी करंटली हमारा प्रोजेक्ट कोटेश्वर एरिया में हो रहा है। वो उसका ओके, भी प्रोस्पेक्ट नियर फ्यूचर में इन 10 years बहुत बढ़िया है। इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ द मोटेरा स्टेडियम एरिया। वहाँ पे काफी अच्छा, फ्यूचर में प्लान्स बन बन चुके हैं।
तो वहाँ पे हमारा लग्जूरियस प्रोजेक्ट आ रहा है, 3, 4 एंड 5 BHK फ्लैट्स, देव प्रिस्टाइन नाम का है। और अभी उसके बाद हमने चांदखेड़ा में एक नया प्रोजेक्ट रखा है, देव परम, दैट इज अफोर्डेबल 2 एंड 3 BHK हाउसिंग। ओके। और कहूँ तो करंट प्रोजेक्ट्स में हमारा जो वैष्णो देवी सर्कल है, अहमदाबाद का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्कल गिना जा सकता है। ओके। जो एक मेजर हाईवे, SG हाईवे, जो सरखेज से गांधीनगर तक कनेक्ट होता है, वो, ओके। और रिंग रोड जो अहमदाबाद की जो सीम में पूरा रोड है, उसके जंक्शन पे हमारा प्रोजेक्ट एक है, अफोर्डेबल हाउसिंग का है। तो ओके। वो भी काफी अच्छा चल रहा है वहाँ पे भी। और कमर्शियल में हम अप एंड कमिंग सिंधु भवन रोड पे भी हमारा एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है, सोहम क्रिस्टीन नाम का है, जो ओके। हाई एंड कमर्शियल ऑफिसेज और शोरूम्स के लिए जो हमने बनाया है वो। और तो करंट में तो काफी हमारा शीलत सर्कल पे भी चल रहा है, जॉइंट वेंचर्स में हमने काफी चालू है बहुत प्रोजेक्ट। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, इतने डिटेल बताने के लिए कि आपके कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं और कौन से प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कि इतना बड़ा ग्रुप खड़ा करने के पीछे, भले आपके फादर को भी अगर आपने डिटेल में समझा, उनसे कभी बात की, तो क्या इंस्पिरेशन रहे, कौन आपके मेंटर है, आपके मेंटर कौन है और आपके फादर के मेंटर कौन है, कौन इंस्पिरेशन साबित हुए, कौन आइडल है आपके लिए कि इतना बड़ा रियल एस्टेट में आप काम कर रहे हैं, आज 35 साल से इंडस्ट्री में टिके रहना, 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स करना, इट्स नॉट अ जोक। कैसे आप ये सब कर पाए, थोड़ा बताइए, और कौन इंस्पिरेशन है मेरे इसके पीछे? फादर की बात करूँ तो मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन वो ही है, ओके। जिन्होंने उनकी एक स्टाइल है काम करने की, that he वो he never complicates anything. ओके। He goes for, he doesn't find any excuses. वो जो मुझे उनसे सीखने को मिला है कि भाई तुम डिसीजन लो, नेवर गेट स्टक ऑन अ मैटर, यू हैव टू गेट ओवर इट। जितना राइट। जल्दी हो सके उस पर डिसाइड कीजिए, ताकि आप आगे बढ़ सके। दैट्स द स्ट्रेट पाथ, कि भाई आप उसको कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए जितना हो सके। ये मुझे एक काफी, अभी भी मैं सीख रहा हूँ, मुझे अभी भी कई सारी चीजें जो मैं इनसे पूछता हूँ कि अभी ये जैसे भी लैंड हम बाय करने जाते हैं तो काफी सारे हर्डल्स आते हैं, तो अभी राइट। उनसे उनसे मैं डिस्कस करता हूँ तो वो मुझे समझाते हैं कि तू सीधा यही बात करना, उनसे उनसे क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है कि भाई इससे मिलो, इससे मिलो। तो काफी सारी डीलिंग में मुझे इस तरह से गाइड करते रहते हैं। और मेरे अंकल भी है जो ही हैंडल्स द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल आर स्कीम्स एंड मार्केटिंग ओके। एज वेल। तो उनसे भी मुझे काफी सीखने को मिले, मिस्टर विपुल पटेल। तो अच्छा। वो दोनों मेरे लिए अभी मेंटर है, ये काफी ओके। उनसे अभी सीख भी रहा हूँ, और होपफुली सीखता ही रहूंगा काफी टाइम। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच ये शेयर करने के लिए। जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स रियल एस्टेट में जो सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन बिजनेस को संभाल रहे हैं, उनके लिए ऑब्वियसली उनके मेंटर्स वही है जिन्होंने उन्हें उस बिजनेस में लाया है। और जी आप इतनी अच्छी चीजें उनसे सीखते हैं कि मैटर को कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए, रियल एस्टेट में अगर सफल होना है तो जल्दी सिंपल करके सामने सीधी सीधी बात कीजिए और मैटर को जी क्लियर हाँ। कीजिए। चलो बहुत बड़ी लर्निंग है। आगे बढ़ेंगे। ये पूछना चाहता हूं मैं आपसे कि इतना बड़ा ग्रुप हैंडल करने के पीछे की आपकी लीडरशिप स्ट्रैटेजी क्या है, किस लीडरशिप स्ट्रैटेजी पे आप काम करते हैं? लीडरशिप स्ट्रैटेजी में तो लीड बाय एग्जांपल का हमारा एक मोटो है कंपनी में। ओके। कोई भी टास्क हो तो मेरे फादर, भले एकदम छोटी चीज क्यों ना हो, ऑफिस में, साइट पे, रिलेटेड टू द वर्क स्पेस एट द साइट, कुछ ओके। भी हो, मेरे पापा खुद पहले कर देते हैं वो चीज। वो ओके। उनको, वो अभी जैसे डेलीगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फील्ड में। यू हैव टू राइट। डेलीगेट एंड फॉलो अप्स कंटिन्यूअस लेने पड़ते हैं, पर राइट। बिफोर यू डू दैट यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल। तो मेरे फादर ने मुझे यही सिखाया है, हमारे ऑफिस में भी यही रूल है, लीड बाय एग्जांपल। तो यही हमारी स्ट्रैटेजी रही है पूरे एम्प्लॉइज के साथ और पूरी टीम में भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद ये बताने के लिए कि लीड बाय एग्जांपल ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है, एक स्ट्रैटेजी है आपकी लीडरशिप की जिस पे आप काम कर रहे हैं। जो नरेंद्र कुमार पटेल जी, उनसे भी आपने बहुत कुछ सीखा है और आपके अंकल विपुल पटेल जी से भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करना चाहूंगा मैं कि एक लीडर की एनर्जी ही पूरी टीम की एनर्जी होती है। तो इतने सालों से नरेंद्र जी ये कंपनी को लीड कर रहे हैं, आपने भी अभी इतना सब संभाला है, तो आप लोग क्या सक्सेस रिचुअल फॉलो करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं खुद की एनर्जी को हाई रखने के लिए? चाहे वो मॉर्निंग में कोई रिचुअल हो, चाहे इवनिंग हो, आप क्या ऐसा करते हैं जिससे आपकी एनर्जी लेवल हाई रहे, सर की एनर्जी लेवल हाई रहे और आपका टीम भी आपके साथ प्रोडक्टिव काम कर सके? जी, रिचुअल ऐसे स्पेसिफिक तो कुछ है नहीं, पर हम इतना ध्यान रखते हैं कि भाई हमारे एथिक्स, और जो भी कस्टमर्स के साथ जो डील करने बैठता है, हमारा यही राइट। अप्रोच रहता है कि भाई कस्टमर्स को आप
समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो ही डजंट बिलोंग टू आवर फील्ड। तो हम इतने इन्वॉल्व हो चुके होते हैं कि भाई हमको ऐसा लगता है कि सामने वाले पर्सन को भी पता होगा, पर यू हैव टू हैव पेशेंस विद देम एंड यू हैव टू बी अ लिसनर फर्स्ट। तो हमारा ये भी एक रिचुअल तो नहीं कह सकता, बट यही एक थॉट रहा है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस है ये, यस, आपकी यू हैव बेस्ट टू लिसन प्रैक्टिसेस है। फर्स्ट एंड देन राइट, बाद में आप बोलिए। इस तरह से समझ गया। हमारा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरी पूरी ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ, वो लोग जानने में बहुत उत्सुक रहते हैं कि जो सीईओज है वो अपनी एनर्जी लेवल के लिए मतलब क्या मॉर्निंग रूटीन क्या फॉलो करते हैं, क्या वो कोई मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कुछ ऐसा आप लोग स्पेशली इतने सालों से आपने भी सीखा हो फैमिली में हेल्थ को ये रिलेटेड? फॉर श्योर मेरे पापा और मेरे जो अंकल एमडी सीएमडी, जो सारे जो जितने भी हमारे पार्टनर्स इन्वॉल्व है, वोंट बिलीव सबका मॉर्निंग रूटीन रहता है। मेरे पापा ओके, भी इज अ योगा फैनेटिक, माय अंकल ओके, इज अ रनर, and me myself, I also work out in the morning, but we ओके, all of us do this in the morning before we start our day. So ओके, this is very important. You have to keep your health in check, because ये आप एक लेवल पे, जैसे अभी जो एक्सपांशन आप करना चाहते हो, तो इट टेक्स अ मेंटल टोल ऑन इट हैज योर हेल्थ एंड योर बॉडी हैज टू सपोर्ट यू ड्यूरिंग दिस टाइम। तो राइट। यही हम सब में लकीली नेचुरली हम सब करते हैं ये, तो वो काफी अच्छा हमारे लिए है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच अ वंडरफुल थिंग। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बात को थोड़ा ध्यान से सीखिए और समझिए कि आज तक जितने इंटरव्यूज हमने कवर किए, कहीं ना कहीं हर सीईओ को, हर मैनेजिंग डायरेक्टर, हर सीएमडी को कुछ आदत होती है। किसी को रनिंग की आदत है, किसी को मेडिटेशन की आदत है, किसी को योगा की आदत है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है। ये सब एनर्जी लेवल जब आपकी मेंटेन होती है, आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आपका काम और प्रोडक्टिविटी अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट लेवल पे मैं जाना चाहूंगा, आपकी टीम को आप लोग कैसे इंस्पायर करते हैं, कैसे मोटिवेट करते हैं कि इतने सारे प्रोजेक्ट एट ए टाइम चल रहे होते हैं, तो वो बताइए थोड़ा। जी, हम स्पेसिफिक्स में जाए तो हमारे इंसेंटिव ट्रिप्स हम 2 बार रखते हैं साल में। तो अच्छा, हमारे सारे एम्प्लॉइज, टोटली एवरीवन, हमारे ओके, सारे पार्टनर्स, हम सब एक ऐसे इंसेंटिव ट्रिप में जाते हैं 3-4 दिन के लिए, सब बॉन्डिंग ओके, करते हैं। तो बहुत हम बढ़िया। सभी सब साथ में होते हैं। उस तरह से 2 बार साल में होता है, तो उस तरह से सारे मोटिवेटेड रहते हैं, सारा बॉन्डिंग लॉयल्टी सब ऐसे मेंटेन रख पाते हैं। बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया। बाकी जैसे जैसे हमारे अहमदाबाद में जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट्स शुरुआत होती है, तो हम एक इवेंट रखते हैं जिसमें सब लोग आते हैं, सब बॉन्डिंग सब ओके, जैसे जैसे रहते हैं, तो उस तरह से वी आर नेचुरली मोटिवेटेड। ओके, तो आप बहुत सारी एक्टिविटीज करते रहते हाँ जी, हाँ हैं, जी, इंसेंटिव प्रोग्राम जिससे लोग इन्वॉल्व रहते हैं। लोग इन्वॉल्व है। चलिए बहुत बढ़िया। कितना टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपके पास काम करता है, कितने वेंडर्स आपको सप्लाई करते हैं, थोड़ा कुछ एक रफ आइडिया दीजिए। एम्प्लॉइज मैं कहूँ तो हमारे इन हाउस एम्प्लॉइज से अबाउट 25, जो कोर में सेंट्रल में पूरा संभालते कोर हैं। सेंट्रल टीम है आपकी, हाँ, ठीक है। हाँ। ओके, और और वेंडर्स कितने आपको रेगुलरली वेंडर्स सप्लाई करते में हैं? वेंडर्स में डिफर होता रहता है साइट वाइज। या पर जो कॉमन बात करूं तो जो लॉयल पहले से हमारे साथ, जैसे लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स काफी है, राइट, राइट, और सप्लायर्स होते हैं, तो उसमें एटलीस्ट जैसे 3 या 4 तो हमारे सारे प्रोजेक्ट्स में इतना एक ही रहता ये है। तो इतने ही उससे रहते हैं, हमारा जो अच्छा। पुराना जितना वो वो उनका फिक्स ही होता है, ऐसे कुछ ऐसा हम ऐसे रिक्रूटमेंट उस तरह से होता ही समझ। नहीं। तो तो वो दोस्तों मैं उनको। आपको बताना चाहता हूँ कि 25-30 फुल टाइम एम्प्लॉइज है, जब एक पूरा प्रोजेक्ट काम करता है तो अलग अलग वेंडर मटेरियल सप्लायर मिलाकर कम से कम 100 से 200 अलग अलग चीजें लगती है प्रोजेक्ट में। और जब एक बड़ा प्रोजेक्ट रन कर रहे होते हैं तो 300 से 500 लेबर कम से कम काम करते हैं, उससे शुरू होने से लेकर एंड होने तक। हाँ जी, ये प्रोजेक्ट यही, वाइज तो अलग अलग रहता है, बिल्कुल, ये जो मैंने यस बताया यस, आपको सेंट्रली जो मैनेजमेंट होता है उस तरह से। यस। तो यही है पावर रियल एस्टेट इंडस्ट्री का दोस्तों, कि एक रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर जब अच्छा करता है, कम से कम 1000 लोगों तक एम्प्लॉयमेंट पहुंचाता है, अलग अलग तरीके से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तरीके से। एंड इसीलिए हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद पूरे भारत में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कोई सेक्टर करता है तो वो एग्रीकल्चर, तो वो रियल एस्टेट सेक्टर है। और इसीलिए हमारा मिशन है, विजन है कि अगले 10 साल में कम से कम 1 लाख अच्छे ट्रांसपेरेंट रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर्स भारत में क्रिएट हो, जो बहुत सारे जॉब लोगों के लिए क्रिएट कर सके। चलिए आगे बढ़ेंगे। मैं बात करूंगा कि रियल एस्टेट पे बहुत सारी चीजों का परिणाम होता है, कभी कभी ग्लोबल इशू आ जाते हैं, जैसे कोरोना कोई पेंडेमिक चीज आ गई, कभी कोई लोकल नेशनल स्टेट लेवल के भी इश्यूज होते हैं, कभी नेशनल लेवल के होते हैं, कोई लॉ होता है, मान लीजिए रेरा आ गया, रेगुलेटरी एक्ट आ गया, या नोटबंदी आ गई, जीएसटी आ गया, ये सब चीजें कभी कभी आ जाती है। तो आप लोगों ने इसे कैसे टैकल किया पिछले 2-3 साल में, और क्या स्ट्रैटेजी रही, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ या नेगेटिव हुआ, वो थोड़ा शेयर कीजिए।
कि जैसे मैं अभी कोरोना की बात करूं तो डेफिनेटली हर जगह अफेक्ट हुआ है, हमारे बिजनेस में भी अफेक्ट उसका दिखा था। थोड़े वो 6 मंथ्स के पीरियड में मार्च 2020 से एंड ऑफ 2020 में काफी अफेक्ट पड़ा था, बट हम्म। स्लोली उसके बाद जो रिकवरी मार्केट ने जिस तरह से रिकवर किया है, लोग बाहर निकलने लगे थे उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा, तो हमारे बिजनेस ने भी रिकवरी उस टाइम पे की थी। तो अभी उसका इम्पैक्ट उतना आज के दिन थोड़ा रहता है, पर वी हैव लकीली कम आउट ऑफ इट। फिर दूसरी आपने कहा कि रेरा जो है वो काफी अच्छा है ऑन बेस्ड ऑन द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। वो बिल्डर्स को रेगुलेटेड रखता है। यही है कि हमारे बिजनेस में मतलब इतना ऑलरेडी विदाउट इवन रेरा हमारा इतना प्रोफेशनली जो ऑर्गेनाइज्ड काम रहा है, भी तुम सेल डीड या फिर कस्टमर से एवरी सिंगल मतलब डिमांड लेटर्स जो भी रहा है वो पहले से हमने ऐसे ही मेंटेन रखा था। रेरा तो आया, उसका इम्पैक्ट हमको उतना ऑनेस्टली बताऊं तो पड़ा ही नहीं, क्योंकि सेल्फ रेगुलेटेड कंपनी है। वेरी जो वेरी हमारी पॉलिसीज ही ऐसी है कि भाई कोई भी पेपर वर्क में चूक हमारी आती ही नहीं है। बट लकीली थोड़े बहुत ऐसे बायलॉज रहे हैं रेरा में जो इट it stunts your growth, but राइट that is only temporarily. You have to राइट keep in mind that it's for the customer, for your customer, so that they are transparently dealt with, because there has been stereotypes, but stereotypes are always based on truth कि builders में काफी आज के दिन भी वो होते रहते हैं जहाँ पे the customers are cheated with, but यस has in the end it has been good for everyone, I would say. Right. Thank you so much for sharing this. Dakshi, my next question to you is, we want you to mention a book that you have read जिसने आपको लगता है कि बहुत टर्निंग पॉइंट आपके लिए हुआ हो और Yes. आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहे तो प्लीज यू कैन शेयर इफ यू कैन। जी बुक आई वुड से रिसेंटली मैंने अभी सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पढ़ी, ओके स्टीफन कवी की है कि it's an evergreen book. It's about reorganizing your life. It राइट teaches you nothing new. It's just simply changing your paradigm and looking at your life from a ethical principle centered point of view. And it has tools in the book that helps you organize your life, all your different sectors of your life. And I think everyone should at least read it once, so that it helps you grow better as a human. And I guess in a way it separates you from your animal instincts, I would say. Right. Thank you so much for sharing this thing. Now we'll move towards one emotional story of your life that has helped you to learn a lot. It might be possible that at that time you were learning or you were in training or when you have joined the organization or when you have seen your father doing a transaction, उस समय जब आपने कुछ ऐसी चीजें देखी हो, वो एक स्टोरी बन गई आपके लिए कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। तो वो अगर आप शेयर करना चाहें हमारे ऑडियंस के साथ। स्टोरीज में तो मैंने जैसे मैं कॉलेज के टाइम पे भी इंडिया आता रहता था यूएस से, तो मैं पापा के साथ जाता रहता था, तो उनको डील करते हुए देख काफी मतलब सीखने को बस मिलता था कि भाई वहां पे मेरा नेचर उस तरह से था कि भाई लाइक रिस्पेक्ट से तो सब ट्रीट करते ही थे, बट इन बिजनेस यू हैव टू लर्न टू रिकॉग्नाइज पीपल। तो पापा ने मुझे यही समझाया, यही सिखाने की कोशिश की है कि डोंट रिवील योर इनोसेंस। भाई इस तरह से आप नहीं आप खुद को दिखा सकते हो कि भाई पीपल वॉक ओवर यू इजीली इन दिस बिजनेस। तो ड्यूरिंग लैंड डील्स और व्हाटएवर एनी डील्स, यू हैव टू कीप योर फेस अप एंड बी कॉन्फिडेंट ऑल द टाइम, और यू हैव टू बी एज क्लियर एज पॉसिबल कि भाई कितना क्या चाहिए वो आप एकदम क्लियरली कीजिए। तो ऐसी काफी सारी डील्स है, काफी सारी ऐसी स्टोरीज है जिसमें मैं एक एक मैं अभी तो सोच नहीं पा रहा हूँ, पर उन्होंने काफी एग्जांपल्स भी दिए थे कि भाई किस तरह से आपको खुद को कैरी करना चाहिए इस बिजनेस में के रहने के लिए। तो थैंक यू। बीन वेरी इमोशनल ये जर्नी अभी तक जो है। Yes. Thank you so much for that. Now we'll move towards some fixed things related with real estate industry, or we can say that we'll move towards the functions of real estate industry. अब मैं बात करना चाहूंगा मार्केटिंग के बारे में कि आप नो डाउट आपका ब्रांड नेम है, आपने इतने प्रोजेक्ट्स के इतने साल से आप काम कर, लेकिन अब बदलते हुए जमाने के साथ मार्केटिंग का आपको क्या लगता है, क्या रोल है रियल एस्टेट में और आप लोग मार्केटिंग कैसे करते हैं, कैसे आप लीड जनरेट करते हैं? जी मार्केटिंग का आज के दिन में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि पहले किस तरह से भाई वो आपका कंपटीशन उतना नहीं होता था जितना आज है। आज जिस तरह से अहमदाबाद की बात करूं तो जो आपने
10-15 साल पहले देखा होगा तो वो उसका जो डायमीटर था सिटी रेडियस वो सो स्मॉल। अभी जिस स्केल से बढ़ रहा है, जिस स्केल से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिस स्केल से यू टू बी इन द कंपटीशन यू हैव टू यूज मार्केटिंग टू योर एडवांटेज। और आप नहीं करो तो आप मतलब टिक नहीं पाओगे। तो भी भले जितना भी ब्रांड हो, कोई भी कंपनी हो, यू हैव टू इन्वेस्ट a big a reasonable margin of your budget into marketing. इनटू मार्केटिंग, Yes, 100%. तो अभी आपका सिस्टम क्या है? आप ऑफलाइन पे ज्यादा काम करते हैं, ऑनलाइन पे ज्यादा करते नहीं, हैं? हम इक्वली करते हैं। हम ऑनलाइन पे करते हैं पर ऑनलाइन पे उतना रिलाई नहीं करते हैं। अच्छा, क्योंकि हमारा किस तरह से कि हम ब्रांडिंग तो करते ही है पर लीड जनरेशन में उतना ऑनलाइन में रिजल्ट मिलता नहीं है जितना प्रिंट मीडिया में जैसे मिलता है। फिर अच्छा, माउथ टू माउथ इज द बेस्ट सोर्स दैट वी फील। ओके, ये हम जैसे कभी कभी हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स में जो कस्टमर्स आते हैं वो पुराने प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टर होते हैं, फिर पुराने प्रोजेक्ट्स के रेफरेंस में से आते हैं। समझ। ऐसे ही मोस्टली हमारे ऑलमोस्ट 80% ऐसे ही कस्टमर्स आते तो रेफरेंस बहुत ज्यादा हैं। तो स्ट्रांग यस, है माउथ टू आपका। माउथ रेफरेंस में हमारा बहुत स्ट्रांग रहा है। इसलिए समझ, ऑनलाइन लीड्स में नहीं, ऑनलाइन बस ब्रांडिंग के लिए हम आप यूज वी करते हैं, डोंट चलिए एक्सपेक्ट बहुत। bookings टू from मच that. लीव्स एंड Yes. बुकिंग्स फ्रॉम दैट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दैट। दोस्तों देखिए, अलग अलग इंटरव्यू में अलग अलग सीईओज की अलग अलग राय होती है। उनकी राय के हिसाब से आप जज कर सकते हैं कि जिस सिटी में आपको काम शुरू करना है। इसीलिए हमारा चैनल यूनिक है, ये इंटरव्यूज यूनिक है। हम नहीं बोल रहे आपको कि बैंगलोर के इंटरव्यू को देखकर आप ये डिसाइड कर लो कि आप ग्वालियर में बिजनेस कैसे करेंगे, या हम बिल्कुल नहीं बोल रहे आपको कि मुंबई के इंटरव्यू को देखकर ये डिसाइड कर लीजिए कि आप भागलपुर में बिजनेस कैसे करेंगे। आपको वहां के रीजनल इंटरव्यूज को देख के उनकी स्ट्रैटेजी को समझ के अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान करना होगा। और यही एडवांटेज है रियल एस्टेट गेम चेंजर की सीरीज का और इस चैनल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल्स का मॉडल आपका कैसा है? क्या आपके एम्प्लॉय सेल्स करते हैं? क्या आपके चैनल पार्टनर सेल्स करते हैं? कि हाइब्रिड मॉडल है जहां पे चैनल पार्टनर और एम्प्लॉय मिलकर सेल करते हैं? तो हाइब्रिड मॉडल, ऐसे ओके, हाइब्रिड मॉडल पे ही हम वर्क करते हैं पर इसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत आते हैं हाइब्रिड मॉडल। राइट, ये एम्प्लॉइज में और जो चैनल पार्टनर्स आते हैं तो यू हैव टू, इट बिकम्स हार्डर फॉर द कंपनी टू मैनेज भी कहाँ से लीड्स आई है, किसने लीड्स दी है, कहाँ से बुकिंग हुई है। बट आफ्टर you tackle that part, the management part of the leads, it is the best way to do it, to ensure that the project is finished on time, the sales are done on time. You have राइट, to put equally your own effort of your own company into the sales, as well as keep inspiring your channel partners because they are very important in today's time. राइट। जो भी brokers आपके साथ जुड़े हुए हैं उनसे उनसे भी काम मतलब उतना ही important है लेना जितना खुद से आप सेल्स करते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। ऑपरेशंस को आप कैसे मैनेज करते हैं? मैनुअल चलते हैं कि कुछ सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं? इतने सारे प्रोजेक्ट, इतने सारे साइट, परचेज, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो ऑपरेशंस को कैसे आप लोग मैनेज ये करते हमारा ग्रुप काफी टाइम से है तो हमारे पार्टनर्स उस तरह से मल्टीपल पार्टनर्स रहे हैं। तो हम सॉफ्टवेयर पे कभी डिपेंड हुए नहीं है आज तक मैनेजमेंट के लिए। जो जितने भी साइट्स है हमारी जो सोहम ग्रुप के अंदर चल रही है उसमें ऑन साइट ऑल द टाइम हमारे कोई एक पार्टनर तो प्रेजेंट होते ही है। हैं? ओके, he is the highest authority in that specific project and he handles the purchase everything, so it works as an independent company and उस तरह से हम आज तक मैनेज कर पाए। तो we don't really depend on a management software but accounting के लिए obviously। ओके। मैं बात करना चाहूंगा पर्टिकुलरली अहमदाबाद की, कि अहमदाबाद में काम करने के रियल एस्टेट प्लेयर्स को क्या एडवांटेज है? अहमदाबाद मार्केट की क्या खासियत है, थोड़ा वो बताइए। Ahmedabad market is unbelievable to be honest. It's no one has been able to predict things। इतना इतना डेवलपिंग एरिया है। जैसे मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो मुझे यूएस जाना रहता है तो मैं यूएस जाके आता हूँ लगभग 2 महीने में आता हूँ और 3-4 फ्लाईओवर्स बन चुके होते हैं उतने टाइम में। मैं यहाँ से निकलता हूँ तो उधर कंस्ट्रक्शन चालू हुआ होता है और आता हूँ तो आई कांट इवन रिकॉग्नाइज सम एरियाज। उस तरह से जो स्पीड है अहमदाबाद की जो ग्रोथ होने की उसको देख के मतलब देयर इज नेवर देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू एक्सपांड योर बिजनेस। कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई पीक आ चुका है मार्केट पर इट ऑलवेज ends up surprising। The peak always it keeps going up because there are a lot of people migrating into Ahmedabad from the surrounding areas and the surrounding states. That is why it has been able to support the real estate industry so well.
Super, super. So Ahmedabad market is growing very fast. The development is fast. The growth is fast, and uh, whenever you visit again from US to India, and the kind of development you see is unbelievable. Thank you so much for sharing that. चलिए आगे बढ़ेंगे. रिसर्च एंड डेवलपमेंट का रियल एस्टेट में क्या रोल है? क्या आप भी कोई प्रोजेक्ट लेने के पहले कोई रिसर्च करते हैं, कोई लोकेशन से, टाइटल से? कैसा आप लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट का यूज करते हैं? हमारा जो रिसर्च रहता है वो हमारे पास्ट कस्टमर से काफी आता है। कोई जैसे हमारा वैष्णो देवी में एक प्रोजेक्ट था, तो उसके नियर बाय जो हमारा ऑलरेडी प्रोजेक्ट है वहां से काफी हमको फीडबैक्स मिलते हैं। हम कॉन्स्टेंटली हमारे कस्टमर से, आज भी सारे कस्टमर से हम टच में रहते हैं। दे देमसेल्व्स टेल अस कि भाई ऐसा आप बनाइए, तो हमारे इतने ग्रुप में है कि वो लोग बुकिंग देंगे आप। तो वैसे एक सिमिलर सजेशंस आते रहते हैं, तो उस तरह से एक बहुत बड़ा हमारा एक रहता है कि भाई इधर करना चाहिए रेसिडेंशियल पर। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स कि भाई अप एंड कमिंग एरिया कौन से है, व्हाट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, भाई प्लॉट अपॉर्चुनिटीज हम देखते हैं। फिर मोस्टली यही जो है प्रोस्पेक्ट्स हम देखते हैं कि भाई कौन सी लोकेशन, कौन सा टाइप का स्कीम करना है, कौन सी कॉन्फ़िगरेशंस में करना है, बेस्ड ऑन आवर कस्टमर्स एंड आवर रिसर्च on the market. Okay. Thank you so much for sharing that. And Now we we'll go towards heavily also rely on brokers because they okay. they guide us on like what's the hot area right now to Understood. तो अच्छा, मैनेजमेंट क्या रोल प्ले करता है आपके हिसाब से? डिसीजन मेकिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक मैनेजमेंट का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, स्पेशली रियल एस्टेट में क्या रोल है, वो थोड़ा बताइए. it's very difficult to learn. It's always learning. आप so there is never a fixed answer. That's what I'm trying to say. क्योंकि मैनेज करते टाइम एक सही आंसर नहीं होता. You have to take a decision कि भाई ये करना है. For there is always going to be people who are going to be भाई नहीं ये इस तरह से कर सकते हैं. But behind management you have to be decisive. Yes. Thank you so much for that. Now my next question is related with what are the opportunities and challenges you see in the Indian real estate market in the upcoming years? Right now there have been many incentives from the government, like the public-private partnership models for the slum rehabilitation. जो भी अहमदाबाद में जैसे बात करूँ तो काफी सारे प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं. हम भी काफी इन्वॉल्व है उस एरिया में. वे स्लम्स जितने भी हैं उनको भी एक प्रॉपर प्रोजेक्ट में उनको अपना घर मिले, वैसी एक स्कीम जो सरकार लाती है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर. Right. I think that is a great, it's an awesome step taken by the government, which also provides incentivizes the developers by giving them जो FSI TDR जो मिलता है development rights. So it's a win-win situation for the slum dwellers as well and the developers who are trying to develop in the city and for the private development as well. Right. Thank you so much for sharing that. चलिए आगे बढ़ेंगे. मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि आगे 5-10 साल के क्या प्लान्स है सोहम ग्रुप के? क्या सोच रहे हैं आप लोग? तो क्या विजन है आपका अभी 5-10 साल में? हमारा विजन आई वुड से इज टू हमारी जो कंपनी है सोहम इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड में, उसमें काफी ग्रोथ करना, एक्सपेंशन करना. ये हम जितना हो सके उतना वी ट्राई टू अवॉइड any gestation period between two projects because that is the a very important thing that you have to avoid to keep the ball rolling in our company. दो projects के बीच में कभी we always plan ahead 4-5 years ahead. We already have lands acquired even if the project is still starting. So ethically काम करना, you have to keep your head down and honestly work. हाँ ले जाएगा, you don't have to worry about where it's gonna take you. पर आप उस पे फोकस करेंगे काम पे तो आप पहुंच ही जाएंगे जहाँ पे आपकी चाहो. जैसे हम भी, it is also our dream at a time in future to be listed in NSE, but that will come if you are working diligently and consistently. Thank you so much for that. My last question to you, the last 1 or 2 questions are, what are the most important aspect or I'll say सक्सेस मंत्र क्या है रियल एस्टेट में सफल होने के लिए, जो आपने अपने फादर से सीखा, अपने एक्सपीरियंस से सीखा? कि 3-4 ऐसे पॉइंट बताइए कि अगर किसी अपकमिंग रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को रियल एस्टेट में सफल होना है तो वो क्या चीजों पे ध्यान रखे, क्या ऐसा डिलीवर करे?
आप अपने एथिक्स और प्रिंसिपल्स को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। ओके भले आपको शॉर्टकट दिख रहा हो, बट डू नॉट एवर कॉम्प्रोमाइज योर एथिक्स। और ये बिजनेस में यू हैव टू बी स्ट्रांग। आप चला लेंगे, चलो देख लेंगे, अभी अगली बार देख लेंगे, नहीं, आज ही करना है। ओके You have to tackle it right now. Don't Procrastination is your worst enemy in this business. That's what I would say. I've learned from my dad. ओके सुपर सुपर। तो दोस्तों ये छोटे से आंसर में इतना सब कुछ छुपा था। मैं आपको बताता हूँ, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इन्होंने कही कि डोंट कॉम्प्रोमाइज विथ योर एथिक्स। सबसे पहले शॉर्टकट की कोशिश करेंगे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, आप बहुत जल्दी बर्बाद हो जाएंगे। इसमें जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं उतनी जल्दी नीचे भी आते हैं। अगर आप एथिकल रहेंगे, ट्रांसपेरेंट रहेंगे, ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, क्रेडिबिलिटी बिल्ड करेंगे, सफलता आपके कदमों पे आनी ही आनी है। दूसरा, बी स्ट्रांग। ये बिजनेस वीक लोगों के लिए नहीं है। बी स्ट्रांग, बी फियरलेस, टेक योर प्रॉपर एक्शंस, बी एथिकल, तो आप सफलता की तरफ ज्यादा अच्छे से पहुंच सकते हैं। बहुत अच्छे से इन्होंने अपने पूरे एक्सपीरियंस को, अपने फादर के एक्सपीरियंस को हम तक अगर आप लाया। एथिकल रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा कि you know that you are right, and that's राइट, what is the source of your confidence. बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आखिरी सवाल में, मार्केटिंग एजेंसीज आज स्पेशली टीयर 1 सिटीज में बहुत ग्रो करें। अहमदाबाद एक टीयर 1 सिटी है। मार्केटिंग एजेंसीज, एडवाइजर्स का इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल है। उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? किसी बिल्डर को फाइनल करने से पहले क्या सोचे, क्या देखे? Advisors are definitely a necessity in today's real estate world and everywhere, to be honest. राइट और मार्केटिंग में भी, like I told you before, कि भाई heavily relied on marketing. राइट There is so much competition right now, and to beat that competition you have to be in the people's view. So some people might think कि भाई branding करने से तो कहाँ booking आती है. No, it is necessary. You have to hammer yourself in people's brains so that you are relevant in today's time. Doesn't matter आपकी credit कितनी build हुई है, but this is also a necessity because times are changing. राइट That is why. And advisors are also very necessary because people need to be in tier 2 and tier 3 cities. There is not much knowledge among the masses about how the real estate companies function, and there are stereotypes about builders that hold customers back from it. It always uh, people are very resistant with dealing with builders because of the stereotypes. That is where the role of advisors, I think, comes in. Or राइट advisors are very necessary today in tier 2 and 3 tier 3 cities especially. ओके, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं आपके पूरे ग्रुप का, आपकी पूरी टीम का बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं मेरी टीम का धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस इंटरव्यू को ऑर्गेनाइज किया, और सबसे एंड में मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। और सर नरेंद्र कुमार पटेल जी, आपके सीएमडी, उनका धन्यवाद कि उनके एक्सपीरियंसेस को आपने हमारे साथ शेयर किया। Thank you. So, I am also very honored to बहुत be बहुत here. आपसे बात करने से बहुत खुशी मिली मुझे भी। थैंक यू सो मच दक्ष।